जय हिंद दोस्तों। निल्सर आईटी के यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड ईयर का दूसरा सेट। आज के पहले हमने हिंदी में पहला सेट देख रखा है और आज हम हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दूसरा सेट देखने वाले, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकेंड ईयर के एग्जाम का पेपर होगा। और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं 418 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके 25 आएंगे टोटल 418 में से। और सभी क्वेश्चन आपको इसी में से आने वाले हैं। इसके पहले अगर आपका इसका नहीं देखा है वीडियो तो उसको देख लीजिएगा, उसके पहले का क्लास यहाँ पर मिलेगा। इसको देख लीजिए तभी आगे इस क्लास को भी देख पाएगा, ठीक है। उसके इसे देखने के बाद ही इसको देख लीजिएगा ताकि दोनों आपका कवर हो पाए। तो और इसका पेपर हम पीडीएफ अपलोड करते जा रहे हैं। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा, anilsarITI.in करियर सेक्शन में जाइएगा और आपको नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर बुक्स में जाइएगा, शो मोर कर लीजिएगा एक बार। शो मोर करने के बाद आपको यहाँ पर सभी दिखाई देने को मिलेगा, आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर। इसको ओपन करना है और सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स हम यहाँ पे एकत्रित कर दिए हैं। अभी आज के पहले जो 1 से 25 तक क्वेश्चन आए थे यहाँ पर मिलेंगे। 25 से 50 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका पेपर पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद सभी आपको देखने को मिल जाएगा। हमने पीडीएफ अपलोड करते हैं, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सारे लिंक्स अपडेट करते जा रहे हैं, तो इसको भी देखते रहिएगा। और इसे ज्वाइन कर लिया, अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन का। तो पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है 26 नंबर। वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, पीयर्स एंड सुपरवाइजर इन डैश कॉन्टेक्स्ट। हमें डैश के संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय देना पड़ सकता है। इसका ऑप्शन है सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि आत्म परिचय, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, ऑफिशियल मतलब अधिकारी। इसमें से आपको कलीग्स, पीयर और सुपरवाइजर को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो तो किस रूप में आप करेंगे? तो हम जो करने वाले हैं वो फॉर्मली करते हैं। अगर आपके कलीग्स, पीयर और सुपरवाइजर से अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो तो फॉर्मली करें। अगर दोस्त मित्र होंगे तो हम इनफॉर्मली कर सकते हैं। अगर टीचर होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे तो उन्हें फॉर्मली ही करें। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहां किसी को इंट्रोड्यूस करना होगा तो वो होंगे फॉर्मली ही करेंगे। इस तरह से हमारा जो फॉर्मली होगा वो इस तरह का आपको देखने को मिला। और इनफॉर्मली आपको दोस्तों मित्रों के साथ आपको करना होता है इंट्रोड्यूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? एक त्वरित स्व परिचय क्या कहलाता है? एक जल्दी से वो कहलाता है आपका क्या एलिवेशन पिच कहलाएगा, यानी कि ऊंचाई पिच। एलिवेटर टोन यानी कि लिफ्ट टोन, या एलिवेटर पिच यानी कि एलिवेटर पिच कहेंगे, या एलिवेशन टोन यानी कि ऊंचाई टोन। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या होता है कि आपको 20, 30, 40, 50 सेकंड के अंदर ही आपको अपने बारे में क्विक यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद के बारे में बताना होता है बिना रुके हुए। और आप अपने बारे में 20, 30, 40, 50 सेकंड के अंदर बोल देते हैं, वो कहलाता है एलिवेटर पिच यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो भी फास्ट में। ठीक है, आपको समझ में आया सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है? पहले तो अपने बारे में बताना सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है, और अपने बारे में जल्दी से बताना वो कहलाता है एलिवेटर पिच। जल्दी मतलब 20 से 60 सेकंड के बीच में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हेन यू अटेंड ए फ्रेंड्स वेडिंग विथ योर फादर। अपने दोस्त के साथ, अपने पिताजी के साथ दोस्त की शादी में जाते हैं। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड। तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से और अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है। यह किस प्रकार की स्थिति है? जब आप मिलवाते हैं अपने पिता को अपने दोस्त से और अपने दोस्त को अपने पिता से, तो ये किस प्रकार का अभिवादन है बोल सकते हैं? तो ये देखिए, अभिवादन किस तरह का है? तो एलिवेटर पिच है, या फॉर्मल या इनफॉर्मल। यहाँ पे फॉर्मल है और यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं है। यहाँ पे ये ठीक है, या फॉर्मल या इनफॉर्मल या एलिवेशन टोन। क्या हो, एलिवेटर है या औपचारिक है, अनौपचारिक है, या ऊंचाई टोन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इनफॉर्मल, यानी कि जब भी आप अपने
वैसे तो अपने पिता इसको जब इंट्रोड्यूस करें तो फॉर्मल होता है, लेकिन अपने दोस्त की वेडिंग में जाएँ तो वहाँ पर इनफॉर्मल ही या इस तरह से जो वहाँ पे माहौल क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर हम इनफॉर्मल ही इंट्रोड्यूस करेंगे। वैसे अगर और कहीं पर भी अपने से बड़े हों, जैसे कि सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, पिताजी हो, बाहर अगर सभी ग्रुप में सभी बड़े हैं, तो वहाँ पर आपको फॉर्मल ही बिहेव करना है। लेकिन दोस्त के साथ, मित्र के साथ सभी एक ग्रुप में हैं, तो आपको करना होगा इनफॉर्मल अभिवादन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। एज ए कस्टमर सेल एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल appliance showroom, your greetings and introduction of your instructor to your supervisor shall be। एक विद्युत कार शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपका अभिवादन और आपका परिचय आपके पर्यवेक्षक का परीक्षक कैसा होगा? क्या डिस्क्रिप्टिव होगा या फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा या एलिवेटर टोन होगा? तो यहाँ पे देखिए पहला है डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल या एलिवेटर टोन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो फॉर्मल होगा, क्योंकि आपको यहाँ बात हो रही है इंस्ट्रक्टर की। हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया, जब भी आपको अपने से बड़े, कोई भी अपने से बड़े मिलते हैं तो उन्हें हम बात करते हैं फॉर्मल में। अगर कोई अपने दोस्त मित्र मिल जाते हैं तो उन्हें इनफॉर्मल में इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। डैश आर पर्सन with very good behavior, achievements and lead as an example। ये बहुत ही अच्छे व्यवहार, उपलब्धियां और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो कौन होते हैं जिसका आप एग्जाम्पल लेते हैं, हर वक्त लेते हैं, और उनका जो बिहेवियर है यानी कि उनका उपलब्धि आप खुद उनका जो उपलब्धि किए हुए आप उनका अपने ऊपर लाते हैं। तो उनका कौन होते हैं? क्या ग्राहक सेवा अधिकारी होते हैं, बिक्री पर्यवेक्षक होंगे, आईटीआई इंस्ट्रक्टर होंगे या रोल मॉडल्स कहलाते हैं? वो कौन कहलाएँगे? आपके कहलाते हैं रोल मॉडल। ये इनका हम क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। जैसा ये करते हैं उस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। तो को आपके जीवन में भी कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। सभी के जीवन में एक ना एक रोल मॉडल होता है जिसका अनुसरण सभी करते हैं। जैसा वो करते हैं वैसा करके, जैसे वो उपलब्धि हासिल किए हैं, वैसा ही आप भी उपलब्धियाँ हासिल करने की चेष्टा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। रोल मॉडल डैश पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल लोगों को क्या करते हैं ताकि उनका अनुसरण करें? क्या करते हैं हम? एलिवेट करते हैं यानी कि तरक्की, इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी कि हिदायत देते हैं, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, नॉन यानी कि कोई नहीं। इनमें से क्या रोल मॉडल लोगों को करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें? जैसे ही वो कर रहे हैं वैसा ही सभी करें। तो रोल मॉडल क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं लोगों को ताकि वो उनके तरह अनुसरण करें, और जैसा वो अपना मुकाम हासिल किए हैं उस तरह से आप भी वो मुकाम हासिल करें। ठीक है? समझ में आ रहा होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू दे हैव डैश एंड हैव मीट डैश। रोल मॉडल केवल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि वे डैश और डैश से संबंधित है। वो रोल मॉडल क्या है? रोल मॉडल एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप जैसे वो करते हैं वैसे, जैसे कभी-कभी क्या होता है हम फ़िल्मों में भी देखते हैं, जैसे जो हीरो जैसा करता है और आप बेस्ट हीरो है, लगता है कि ये जैसे ही ये मेरे रोल मॉडल है, जैसे-जैसे वो एक्ट करते हैं, वैसे भी आप भी अपने लाइफ़ में एक्ट करते हैं। जैसे कोई एक्शन करते हैं तो आप भी उसी तरह से एक्शन करते हैं, जैसे वो चेयर पे बैठते हैं, उस तरह से आप भी बैठने लगते हैं। तो इस तरह से आप भी उनसे इंस्पायर होते हैं। ये मतलब ये तो नहीं है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा आदमी बन गया, तो आप भी उनका करते हैं कि अरे वो इतना पढ़ के इतना महान बन गए, तो हम भी इतना पढ़े हैं तो इतना महान हो सकते हैं। ये रोल मॉडल्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। हालाँकि वे क्या होते हैं, तो ये इनका क्या है? एलिवेशन और फेलियर मतलब ऊँचाई और विफलताओं से संबंधित है, ताकत और असफलताओं से संबंधित है, या कमजोरियाँ या असफलताओं से संबंधित है, ऊँचाई या सफलताएँ से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, सभी के जीवन में या सभी के पास कोई न कोई कमजोरियाँ होती है। जब भी कोई कार्य करने चलिएगा, कोई न कोई तो असफलताएँ ज़रूर मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आज काम करने चले और आज ही आपको सक्सेस मिल जाए। आज काम करने चलेंगे 10 गो 20 गो आपको फेलियर्स मिलेंगे, असफलताएँ होंगी। फिर उसके बाद आप असफलताओं के बाद ही आप सफलताएँ मिलेंगी। तो ये जो होता है सभी के जीवन में होता है, तो और रोल मॉडल के भी जीवन में होते हैं कि और वो हालाँकि वे क्या होते हैं वीकनेस और
डैश से संबंधित होते हैं, मतलब कमजोरियां और असफलताओं से संबंधित है। तो उन्हें भी क्या मिलता है, वीकनेस मिलता है और फेलियर्स भी मिलता है। बाद में चलकर उन्हें भी वो भी स्ट्रेंथ उनके पास हुआ था और उन्हें भी सक्सेस मिलती है। तो आप भी अपना कार्य करते चलिए, असफलताएं मिले, आपको जो भी कमजोरियां हो उसे खत्म करिए और उसमें सक्सेस पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33, ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर, मनुष्य स्वभाव से कैसा होता है? इट्स इज कल्टीवेशन ऑफ डैश हैबिट दैट मेक्स वन इज बेटर पर्सन। यह डैश है आदतों की सुधार जो एक बेहतर इंसान बनाती है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? क्या परफेक्ट होता है या उत्तम अच्छा, बी या परफेक्ट स्ट्रेंथ उत्तम शक्ति, इम्परफेक्ट यानी गुड या गुड, अपूर्ण या अच्छा, इम्परफेक्ट वीक, कमजोर, अपूर्ण या कमजोर। देखिए, मनुष्य का स्वभाव जो होता है शुरू से ही मनुष्य का स्वभाव अपूर्ण होता है। कोई भी पूर्ण होता नहीं है। जैसे जन्म लेता है उसके पास कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे जीवन में सीखते जाता है और उसकी जो आदतें होती है वो अच्छा आदत बनाते हैं और वही आदतें उन्हें बेहतर इंसान बनाती है। तो अगर आपकी कोई बुरा आदत है उसको सुधार करिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश कोशिश करिए। द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इज ए पर्सन इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं के समूह को क्या कहते हैं? वैसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारे अपूर्णता है, मतलब बहुत ही गलत है, तो उसको क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन है, कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होते हैं, कहीं पर भी कोई भी परफेक्शन नहीं मिलता है। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या ये उनकी ताकत है, क्या एलिवेशन है यानी कि उन्नयन है, क्या उनके नकल यानी कि इमिटेशन है, या वीकनेस है या कमजोरी कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति की अगर कहीं पर अपूर्णता है तो वो कहलाते हैं कमजोरियां। मतलब किसी व्यक्ति की अपूर्णता के समूह को वीकनेस कहते हैं। बहुत सारी अपूर्णता है, बहुत सारे इम्परफेक्शन है, उसको कहते हैं वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल गेट डैश व्हाइल वीकनेस गेट डैश, रोल मॉडल की ताकत डैश होती है जबकि कमजोरियां क्या होती है? रोल मॉडल की ताकत पर ध्यान दिया जाता है जबकि कमजोरियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि पहला है नोटिस्ड एंड अननोटिस्ड, दूसरा है एलिवेटर एंड नोटिस्ड, अननोटिस्ड एंड नोटिस, और तीस डी जो है नन है। तो अब क्या करते हैं, आपके जो भी रोल मॉडल होते हैं आपको तो समझ में आ ही चुका होगा कि रोल मॉडल कौन होते हैं और रोल मॉडल की क्या वैल्यू है और रोल मॉडल से आप क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। तो उसी तरह रोल मॉडल जो आपके हो जाएंगे तो रोल मॉडल पे हम ध्यान, उनके ताकत पर ध्यान देते हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या था, और उनका जो भी कमजोरियां होती हैं उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, हम उधर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। स्ट्रेंथ ऑफ द रोल मॉडल गेट नोटिस्ड एंड व्हाइल वीकनेस गेट अननोटिस्ड। मतलब रोल मॉडल के स्ट्रेंथ को ध्यान दिया जाता है और कमजोरियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। 36, while we are at home or with friends we use dash verbal communication, जब हम अपने घर पे या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। किस प्रकार का मौखिक संचार का उपयोग करते हैं? हमने शुरू में क्वेश्चन में बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक, या नन मतलब कोई नहीं। तो इनमें से आपका कौन सा होगा? जब आप दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप कैसा बिहेव करेंगे, आपका कैसा कम्युनिकेशन होगा? तो वो जो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसा होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 37, व्हेन वी ग्रेट आवर सुपीरियर्स, मैनेजर्स एंड बॉस वी ग्रेट देम डैश, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस हम उन्हें बधाई देते हैं तो क्या क्या होता, कैसे कह देते हैं, किस किस रूप में देते हैं? तो इनफॉर्मली, कैजुअली, या फॉर्मली, इफ इनडिफरेंटली मतलब उदासीनता से। यानी कि हमारे पास अगर हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस हम उन्हें बधाई देते हैं तो उन्हें कैसे बधाई देते हैं, किस रूप में देते हैं? तो फॉर्मली देते हैं। हमने कई सारे क्वेश्चन में फॉर्मली और इनफॉर्मली डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें आपकी गलती होती है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो इस समय समझ लीजिएगा फॉर्मली और इनफॉर्मली क्या होता है। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे फॉर्मली और इनफॉर्मली से आपके एग्जाम में। 38 क्वेश्चन है। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैश बट आल्सो, स्पोकन कम्युनिकेशन केवल क्या नहीं है लेकिन बल्कि ये भी है। क्या भी है? क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है वर्बल, नॉन वर्बल, मौखिक और गैर मौखिक। स्पीकिंग राइटिंग बोलना, लेखन। स्पीकिंग फॉर्मल, तीसरा है स्पीकिंग फॉर्मल यानी कि बोलना औपचारिक। चौथा है राइटिंग इनफॉर्मल, लेखन और
इनफॉर्मल है, तो यहाँ पर आपका इनफॉर्मल में ये लेखन नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, न कि सिर्फ वर्बल होता है, ये नॉन वर्बल भी होता है, मौखिक और गैर मौखिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड बट विथ बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब जिससे हम शब्दों के बिना लेकिन शरीर के साथ संवाद करते हैं, भाषा का कैसा उदाहरण है? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन। वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने आपको पिछले क्वेश्चंस बताया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। अभी हम आपको बता देते हैं वर्बल और इनवर्बल क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लें। जिससे हम शब्दों के बिना बात करते हैं, मतलब शरीर के साथ संवाद करते हैं, वो नॉन वर्बल होता है। यानी कि शब्द के बिना अगर हम कोई बातचीत करें तो वो कहलाता है नॉन वर्बल, अगर शब्दों के साथ बात करें वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि आपको शब्द के साथ आपका कैसा होगा, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, लेकिन बिना शब्द के नॉन वर्बल कहलाएगा। और शरीर के शब्दों के बिना शरीर से कैसे संवाद होगा भाई? तो आपको गेस्चर से इशारा करके बात कर सकते हैं, तो उससे किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 38 नंबर सवाल देखें, 40 नंबर क्वेश्चन देखें। वर्किंग विथ अदर टू फाइंड ए म्यूचुअल एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरे के साथ काम करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन या संचार या बातचीत या बल देकर कहना, यानी कि सी जो है नेगोशिएशन है, और पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना नेगोशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगोशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, communication within an organization is dash with superiors and can be dash with friends and colleagues। कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सुपरवाइजर के साथ कैसे बात करेंगे, इसके बारे में हमने बताया। एक संगठन के अंदर किस तरह का संचार होता है और वरिष्ठों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ किस तरह के साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है फॉर इनफॉर्मल, फॉर्मल, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है? इन दूसरा है ऑप्शन इनफॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा है वर्बल और इन वर्बल, और डी जो है नॉन वर्बल और इनफॉर्मल। आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल। मतलब अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था में अपने जो हमारा कम्युनिकेशन होगा औपचारिक होगा, लेकिन सुपरवाइजर और दोस्तों सुपरवाइजर के साथ हमारा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, कलीग्स मतलब सहकर्मी होते हैं, उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होगा इनफॉर्मल होगा, जो कि अनौपचारिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे दोनों समझ में आ गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, या ये आर एग्जांपल ऑफ, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं। ये सब कैसे उदाहरण है? ये सब जो उदाहरण दिए गए किस तरह कम्युनिकेशन होते हैं? क्या फॉर्मल ग्रीटिंग है, यानी कि औपचारिक अभिवादन, इनफॉर्मल ग्रीटिंग यानी कि अनौपचारिक अभिवादन, सुपीरियर्स यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनों। तो ये कैसा आंसर है? ये जो हमारा है फॉर्मल ग्रीटिंग। कैसा है? फॉर्मल ग्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 43 की तरफ। 43 है राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर्स, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल एंड कोटेशन आर एग्जांपल ऑफ। लिखना, ईमेल लिखना, और या लेटर पत्र लिखना, या मेमोज बनाना। मेमोज मतलब मेमोज होता है, मोमोज नहीं है, मेमोज है। और ऑर्डर आदेश लिखना, फिलिंग फॉर्म फॉर्म भरना, ये सब क्या है? ये सब किस तरह का ये किस तरह संचार का उदाहरण है? अनौपचारिक है, गैर मौखिक है, औपचारिक है या मौखिक है। तो ये जो है गैर मौखिक है, ठीक है, ये रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है, और ये वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी आता है और ये वर्बल कम्युनिकेशन के भी अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 44 नंबर, राइटिंग ए लीव लेटर इज ए पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो अभी लिखने के बारे में हमने बात किया कि ये रिटन लिखने वाला किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। इधर क्वेश्चन आप देख लेते थे 43 में, हमने देखा यहाँ पे ईमेल, पत्र लिखना, मेमोज, आदेश लिखना, ये सब हमारा रिटन कम्युनिकेशन था और वर्बल कम्युनिकेशन था, नॉन वर्बल नहीं है, ठीक। ये एग्जाम अच्छा सॉरी, ये जो है ये एग्जाम्पल है, ये है नॉन वर्बल, जो कि रिटन कम्युनिकेशन है, ये है नॉन वर्बल,
सॉरी यहाँ पे जो है ये नॉन वर्बल है और रिटन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे पत्र लिखना भी है, छुट्टी का पत्र लिखना। यहाँ ये किस तरह का आपका हो जाएगा लेटर, देखते हैं फॉर्मल वर्क प्लेस या इनफॉर्मल या नॉन वर्बल या नॉन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा फॉर्मल वर्क प्लेस। कैसा हो जाए फॉर्मल वर्क प्लेस। अगर कम्युनिकेशन की बात होती तो ये किस तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हमारा था नॉन वर्बल, जो कि ईमेल लिखना, पत्र लिखना, किस तरह का कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल। और यहाँ पर हमारा बात हो गया, पता चल गया कि जो पत्र लिखना होता है ये हमारा फॉर्मल होता है, यानी कि नॉन वर्बल और फॉर्मल। ठीक है, ये जो रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन ये देखिए ये तीन तरह में आपको देखने को मिलेगा। ये रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा लेटर लिखना, साथ ही नॉन वर्बल है और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, तीनों है। ठीक है, पत्र लिखना। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। Please be informed that the annual staff meeting has been dashed to be on the 1st of November. Conducted, confirmed, listen, conducted, listen, confirm, conducted. 45 है, कृपया सूचित करें कि वार्षिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई है डैश नवंबर को और डैश होना है। क्या इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो आयोजित की या पुष्टि की गई, सुनी गई या संचालित की गई, संचालित की गई या सुनी गई, पुष्टि की गई या संचालित की गई। देखिए, कृपया सूचित करें कि वार्षिक स्टाफ बैठक की आयोजित की गई है 1 नवंबर को संचालित होना है। कंफर्म है, पुष्टि की गई है कि 1 नवंबर को संचालित होना है। हमारा जो 45 का आंसर है 4 नंबर जो है सही है। और यहाँ पे जो है staff meeting has been confirmed to be on 1st November to be conducted on the 1st November। हमारा जो 45 का डी जो है करेक्ट आंसर है क्या, क्योंकि has been क्या है confirmed और यहाँ पे to be conducted on the, कब कंडक्ट हो रहा है, कब संचालित किया गया है, तो 1st नवंबर को। 46 नंबर है, रीना हैज डैश टू अवेल लीव फॉर 2 days to his cousin's wedding. She has dashed the letter to the supervisor। रीना के जो भाई हैं, रीना के अपने चचेरे भाई की शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी लेनी है। उसके पास पत्र सुपरवाइजर के पास लेटर लिखना है। तो किस तरह का पत्र और क्या करना है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे देखिए हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए रीना हैज डैश टू अवेल, ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इंग्लिश ग्रामर का है। तो रीना हैज के साथ क्या लगेगा, इसमें देखना है। तो हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। यहाँ पे तीसरा रूप देखिए कहाँ पर है, तीनों में है, ये नहीं इसमें नहीं है। और यहाँ पे ही हैज, सी के साथ क्या लग जाए, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो यहाँ पे देखिए नहीं लगा है, लेकिन ये अटेंड हो गया है। और है टू लेटर सी हैज डैश, 2 डेज के बाद यहाँ पर 2 डेज टू डैश हिज कजन। तो यहाँ वर्ब का पहला रूप लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सी हैज वर्ब का तीसरा रूप, लास्ट से तीसरा रूप लगाना है। तो यहाँ पे तीसरा रूप किस में है, यहाँ पे इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, हमारे पास 2 है। और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप भी नहीं लगा है, ये गलत है। हमारा जो चौथा नंबर है वो सही है, प्लान। रीना हैज प्लान्ड टू अवेल, अवेल मतलब छुट्टी लेना और लीव फॉर 2 days टू अटेंड, अपने दोस्त अपने चचेरे भाई की शादी अटेंड करने के लिए। सी हैज सबमिटेड, उसने क्या किया, एक सुपरवाइजर को एक लेटर सबमिट किया, यानी कि प्रस्तुत किया। हमारा जो 4 नंबर आंसर है वो करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि वर्ब हैज लगाया तो वर्ब का तीसरा रूप, और यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पर वर्ब का पहला रूप लगेगा, और सी हैज है तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। यानी कि इस तरह से हमारा कहीं पर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 47 magazine, magazine you have dash ABC company as a craftsman, dash an email to to be sent to your supervisor। तो इसमें ऑप्शन है ज्वाइन, रिटेन, ज्वाइंड, रिटेन, ज्वाइंड, रोट, ज्वाइंड, राइट। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शिल्पकार के रूप में डैश कंपनी है। इमेजिन है, इमेजिन मतलब इमेजिन, आई यहाँ से गायब है, इमेजिन है। ठीक है, मान लीजिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शिल्पकार के रूप में एक कंपनी है, एज ए क्राफ्टमैन है। और डैश क्या करना है, यहाँ पे वही ज्वाइन है या ज्वाइंड है, ज्वाइंड ये तीनों है, चारों में से एक चूज करना है। डैश एन ईमेल, क्या करेगा ईमेल, एक ईमेल क्या करेगा जिसमें परीक्षक को भेजना है। तो रिटर्न या रोट हो जाएगा, तो राइट होगा मतलब लिखना है एक ईमेल। तो यहाँ पे अब देखिए इंग्लिश ग्रामर ही है, तो यहाँ इंग्लिश में देखना होगा। डैश, तो यहाँ देखिए यू हैव के साथ हमने अभी बताया, यू हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। डैश एन ईमेल, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा।
लिखना है तो राइट हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब का पहला ही रूप लिखेंगे। राइट एन ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है 4 नंबर है करेक्ट है, और हैव के साथ हमारा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा और यहाँ वर्ब का पहला रूप लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 48 नंबर है। डैश द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू डैश इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑन द सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही आपका, तो प्लेड है, गिव है, प्लेड, गेव, गिव, प्लेड या गिवन। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। डैश के पर्यवेक्षक की भूमिका, डैश कार्यस्थल की सुरक्षा पर कारीगरों का निर्देश। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। हिंदी में आपको सही नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे खेल आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए प्ले, अभी हम बताया कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप रहेगा तो प्ले हो जाएगा। और टू गिव इंस्ट्रक्शंस, यहाँ इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे गिव हो जाएगा, गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी। क्या देना है, तो इंस्ट्रक्शंस देना है, आदेश देना है, या निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं हम। निर्देश देंगे कि वो क्या करें, जो भी वर्क प्लेस है जहां पर वो काम कर रहे हैं उसके सेफ्टी के बारे में ध्यान रखें और उनके बारे में बताना है सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे आंसर है प्ले और गिव। 49 नंबर क्वेश्चन देखें। डैश ए नोट टू बी डैश टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। जो नए नए स्टाफ आए हैं क्राफ्टमैन, सीटीएस क्राफ्टमैन, उनको क्या सेफ्टी के बारे में बताना है। तो क्या लिखना है, तो नव युक्त शिल्पकारों के लिए एक नोट डैश करें, जिससे डैश जो सुरक्षा के बारे में होना चाहिए। तो क्या लिखे, तो रिटेन और सर्कुलेट हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा राइट ए नोट। क्या करना है, राइट ए नोट, एक लेटर, एक नोट लिखिए, एक लिखना है, नवयत शिल्पकारों के लिए एक नोट लिखिए, लिखना है जिससे क्या करना है, जिससे परिचालित करे जो सुरक्षा के बारे में होना चाहिए। यानी कि सर्कुलेट टू द न्यूली रिक्रूटेड, सर्कुलर मतलब घुमा दीजिए, मतलब ले एक नोट लिखिए और पूरे जो नए नए रिक्रूट हुए हैं, नए नए शिल्पकार, उन्हें सेफ्टी के बारे में बता दीजिए। तो हमारा जो सही आंसर है राइट और सर्कुलेट। देखिए थोड़ा इंग्लिश ग्रामर होने की वजह से आपको हिंदी में भले समझना है, ये इंग्लिश में समझना बेहतर होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है आपको इंग्लिश ग्रामर को हम हिंदी में करने की कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है। डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन गिव्स। तो इसका हिंदी में देख लेते हैं। डैश का अर्थ उस स्थान को निकट परिवेश से है जिससे कोई रहता है। तो क्या है, तो वर्क प्लेस, फैसिलिटी, सिटी या नेबरहुड। तो यहाँ पे जो आस पड़ोस यानी कि नेबरहुड मतलब होता है उस स्थान के परिवेश से है जिसमें कोई रहता है, ठीक है। आस पड़ोस यानी नेबरहुड हो जाए। नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव्स इन, मतलब कोई रहता हो, तो आस पड़ोस में कोई रहता ही है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर नेबरहुड है, 50 नंबर। इसके बाद हम देखने वाला है 51 से 75, तो उसको देखना मत भूलिएगा, उसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा कुछ देर में। और साथ ही अनिल साइट चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजे हुए हैं, तो उसी को अपलोड किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी आपको देखने को मिलेगा चैनल पे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे ही आता है तो और भी हम अपलोड कर देंगे, तो उसको देखिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सही क्वेश्चन भेज रहे हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।